IAS 38, intangible assets. What is definition of intangible asset? This should be identifiable. Number 2, this should be non-monetary. Correct. And तीसरा, without physical substance. इसमें आइडेंटिफाइबल का मकसद कि शनाख्त होनी चाहिए कि कौन सा एसेट है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा रिसोर्स है जिसकी वजह से कंपनी को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं या एक्सपेक्टेड है। कैसे पता चलेगा कि कोई एसेट आइडेंटिफाइबल है या नहीं है? नंबर 1, या तो वो सेपरेबल होना चाहिए। सेपरेबल का मकसद, दिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस। इसको बाकी बिजनेस से अलग किया जा सकता है, फिर अलग करके आप उसको बेचना चाहें, एक्सचेंज करना चाहें, रेंट पे देना चाहें, लीज पे देना चाहें, ट्रांसफर करना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी बिजनेस अपनी जगह पे कायम रहेगा। ये एसेट उस बिजनेस से डिटैच हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे थे, एक सॉफ्टवेयर है, अगर बिजनेस अपना सॉफ्टवेयर बेच देता है, ब्रांड है, अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर कोई बिजनेस अपना ब्रांड नेम बेच देता है तो भी बिजनेस कायम रहेगा। दैट मीन्स कि वो एसेट या वो रिसोर्स क्या है? सेपरेबल है। या आइडेंटिफाई होने की दूसरी वजह क्या हो सकती है? और करेक्ट, लीगल और नो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। फिर बेशक वो बाकी बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन अराइज होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल या लीगल राइट्स। मिसाल दे रहे थे कि अगर हमारी कंपनी ने 4G लाइसेंस लिया या 3G लाइसेंस लिया एंड दैट लाइसेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल, दैट लाइसेंस इज नॉट सेलेबल। एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके पास किसी क्लब की मेंबरशिप है, अगर आप उस लेजर क्लब पे जाते हैं, वो मेंबरशिप सिर्फ आप ही के नाम पे रहेगी, ना आप अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, ना आप इसको किसी थर्ड पार्टी को सेल कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट सेपरेबल फ्रॉम यू। वो लाइसेंस आपके बिजनेस से सेपरेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है या एक लीगल राइट है, तो उसको एक शनाख्त मिल जाती है कि वी हैव गॉट 3G सर्विसेज, वी हैव गॉट 4G सर्विसेज, वी हैव गॉट मेंबरशिप, जिसकी वजह से हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 3 क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स इंटेंजिबल एसेट के, डेफिनेशन तो हो गई। क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स में एक पार्ट था आइडेंटिफाइबिलिटी, दूसरा कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोल का मकसद, यू हैव द पावर टू टेक benefits, or you can restrict others from taking the benefits. That means you control the asset. एग्जाम्पल ये ले रहे थे कि फिजिकल एसेट का कंट्रोल इंश्योर करना आसान है। इंटेंजिबल एसेट जिसकी सब्सटेंस नहीं है, वो कौन कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसको कंट्रोल करना बाज मुश्किल होता है। बिल गेट्स के वालिद साहब को भी नहीं पता होगा कि हम उसकी जेन्युइन विंडोज यूज कर रहे हैं। कोई मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पता भी नहीं होगा कि हम कितनी बार उसकी मूवी देख चुके हैं और एक पैसा नहीं दिया उसको। हालांकि वो नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि मेरी मूवी जितने भी बार देखी जाए, जितने भी लोग देखें, उतनी बार मुझे पैसा दें।
लेकिन हम क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर का डेवलपर ये चाह रहा था कि जितने भी लोग मेरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें मुझे पैसे दे। तो एक दौर होता था कि 30-40 रुपए की या 60 रुपए की डीवीडी आती थी, उसमें सारे सॉफ्टवेयर होते थे। एडोब को पता भी नहीं होता था कि कौन कौन उसका फोटोशॉप यूज कर रहा है, कौन कौन उसका प्रीमियर यूज कर रहा है। अब दौर टोरेंट पे आ गया। इसको हालांकि कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की जाती है, लेकिन हैकर्स उसका कोई पैच या कोई क्रैक वर्जन बना देते हैं, जुगाड़ निकाल देते हैं। हम विंडोज बिना पैसे दिए होके फ्री में यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर उनके पास लीगल राइट है, दे कैन रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम यूजिंग द एसेट, फ्रॉम यूजिंग देयर सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर उनकी जागीर है, उनके पास कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं बना, ऐसा कोई पेटेंट नहीं है, ऐसा कोई कॉपीराइट नहीं है जो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर अप्लाई हो सके। तो हम उस इंटेंजिबल एसेट का कंट्रोल इंश्योर नहीं कर सकेंगे। कोई अगर यूज कर भी रहा होगा तो हम उसको मना नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसको मना नहीं कर सकते, अगर बिलखुसूस आप ही उसके बेनिफिट नहीं ले सकते, दुनिया बेनिफिट ले रही है उसके, तो यू हैव लॉस्ट द कंट्रोल। और तीसरा क्रिटिकल एट्रीब्यूट इज फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर रिमोट चांसेस हैं कि हमें इसमें से बेनिफिट मिल सकते हैं, अगर पॉसिबल चांसेस हैं कि आपको इसमें से बेनिफिट मिल सकते हैं, अगर प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपको इसमें से बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। अब रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं, इस केस में हमने रिकग्निशन क्राइटेरिया पढ़ा है। IAS 16 ने क्या कहा था? कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। अब वहां पे IAS 37 की बात नहीं सुनी जाएगी जो कि कहता है कि कंटिंजेंट एसेट को तब एसेट माना जब बेनिफिट वर्चुअली सर्टेन हो। जब उसका अपना स्टैंडर्ड कह रहा है कि मैं प्रोबेबल पे ठीक हूं, तो हम प्रोबेबल पे मान लेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी प्रोबेबल पढ़ा था, IAS 41 में भी हमने प्रोबेबल पढ़ा था, IAS 38 में भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर प्रोबेबल हैं तो वो इंटेंजिबल एसेट है और रिकॉर्ड किया जा सकता है। यह डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीजें इसके अंडर नहीं आएंगी, क्योंकि दिस इज अ नॉन मॉनेटरी एसेट। अगर कोई मॉनेटरी एसेट है, अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है, होता तो वो इंटेंजिबल है, लेकिन वो IAS 38 के स्कोप में नहीं आएगा। जिस तरह ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है, बैंक बैलेंस है, वो इसमें नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज अ मॉनेटरी और फाइनेंशियल एसेट। ओके, सो आइडेंटिफाइबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। आइडेंटिफाइबल कैसे होगा? या तो वो सेपरेबल होना चाहिए, या तो अराइज होना चाहिए ड्यू टू लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, बेशक वो फिर ट्रांसफरेबल और सेपरेबल हो या ना हो। कुछ मिसालें हमने पढ़ी थी। मैं चाह रहा था कि आप सिर्फ गुडविल की मिसाल ना दिया करें जब भी इंटेंजिबल एसेट की बात आए। मुख्तलिफ हमने डिस्कस किए थे। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, समझ में आ गया कि कोई भी टेक्नोलॉजी हम डेवलप करेंगे तो उसको हम पेटेंट करवा लेते हैं, कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता। जितने साल तक आपके पास पेटेंट राइट रहते हैं उतने साल तक वो एसेट आपका रहेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रोवाइडेड आपके पास कंट्रोल हो। डेटाबेसेस एंड ट्रेड सीक्रेट्स भी आपके पर्टिकुलर है। ट्रेडमार्क्स, जो कोई भी नाम को या किसी मार्क को आप ट्रेडमार्क TM करवा देते हैं, वो भी रजिस्टर होता है। अगर आपका ट्रेडमार्क है, हाँ, ब्रांड्स होते हैं, अक्सर आपने उस ब्रांड का नाम आपने सोचा ना, तो जरूरी है कि आप उसको TM करवा दें, ट्रेडमार्क करवा दें, ताकि कोई और ना यूज कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बनाया हुआ ब्रांड और दूसरे इस्तेमाल कर रहे हो। तो ऐड आती है ना 22-31-90, कौन सी पता नहीं क्रीम होती है, फायजा ब्यूटी क्रीम, तो उसका ट्रेडमार्क नंबर है कि कोई बोला है मेरी बेटी का भी नाम फायजा है तो मैं भी क्रीम बनाऊंगा उसके नाम पे, तुम्हारा क्या है, खरीद लिया है क्या तुमने? ट्रेडमार्क होता है, एक नंबर असाइन होता है कि अब कोई भी बेशक क्रीम बनाए, फौजिया के नाम से बना दे लेकिन फायजा के नाम से नहीं बना सकता।
अब वो कोई भी एक ट्रेडमार्क नंबर हो जाता है या ट्रेडमार्क होता है, जो कि पाकिस्तान में बड़ा कॉमन होता है, ऊंट मार्का। ऊंट ऊंट बना दिया जाता है, मार्का मतलब मार्क, सिंबल। हमारे बड़े जो होते थे, हम तो चलो अब एजुकेटेड जनरेशन आ गई तो अलग बात है, नहीं तो जो मेडिसिन होते थे ना, वो भी याद करने का थे, जिसमें शेर छपा होता है ना, वही टेबलेट खानी है। वो नाम से नहीं याद कर पाते थे, वो सिंबल से। अभी कोई बता रहा था पीपल्स पार्टी का वो इंतखाबी निशान तीर होता है ना, किसी गांव में किसी ने कलम ले लिया, मतलब उसका इंतखाबी निशान उसको मिला पेन। अब अनपढ़ लोग, वहां पे तीर था नहीं तो सबने इस कलम को ही तीर समझ लिया, ठप ठप ठपा मार के आ गए। तो इंतखाबी निशान देने का बेसिकली क्या मकसद होता है कि जो लोग पढ़ नहीं सकते पीपल्स पार्टी, क्योंकि अक्सर देखा जाए तो इलेक्टेबल्स होते हैं और नाम वाम पढ़ नहीं सकते, और ये वोट्स के टाइम पे क्या होता है, उनको 2-3 सर्विसेज दे दी, बिरयानी की प्लेट खिला दी, पिक एंड ड्रॉप दे दिया इलेक्शन के दिन पे, बस बिजा तीर बिजा ठगा। अब उसको पता ही नहीं है। और बीच में शायद ये चली थी कि जो दूसरी शहीद भुट्टो है, वो कह रहे थे कि यार हम असली भुट्टो हैं, ये असली भुट्टो नहीं है। तो अगर सिर्फ तीर का निशान, इंतखाबी निशान एक पार्टी से छिन के दूसरी तरफ चला जाता ना, पूरा गेम पलट सकता था। क्योंकि वोट देने वाला इतना लिटरेट नहीं है कि वो इलेक्टेबल को देखे कि बंदा कौन है। तस्वीर तो बंदे की है नहीं ना, अगर या पहचानते भी नहीं है, नाम भी नहीं पता, हमें सिर्फ तीर पे ठप्पा। ट्रेडमार्क होता है। खैर, ट्रेड ड्रेस की जो कलर थीम यूज होती है, और अक्सर एडवर्टाइजमेंट के सिर्फ कलर देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि ये कौन सी कंपनी या कौन से ब्रांड का ऐड आ रहा है। मास्टहेड्स, न्यूज़पेपर में मास्टहेड्स होते हैं, लेकिन आजकल जो मोस्ट फेमस चल रहे हैं वो यूट्यूब के मास्टहेड्स हैं, और जो एक्सपेंसिव है यूट्यूब के मास्टहेड्स हैं। ऑफ कोर्स जो ट्रेडिशनल प्रिंटेड कैंपेन है, अब न्यूज़पेपर का यूज़ काफ़ी हद तक कम हो गया है, तो वही चैनल्स अब अपनी छोटी छोटी वीडियो बना के लगा रहे होते हैं। इवन केबल से हट के भी हम यूट्यूब न्यूज़ पे आ गए हैं, तो ये चैनल्स उस पे आ गए, उस वहीं सब्सक्राइबर्स बना के ये कमा लेते हैं और अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कमा लेते हैं। मास्टहेड क्या होता है कि जैसे ही हम यूट्यूब पे जाते हैं तो होम पे पहला जो बड़ा हम क्या कहते हैं, होर्डिंग टाइप लगा होता है, उसको मास्टहेड कहा जाता है, और अक्सर वो एक्सपेंसिव होते हैं। इंटरनेट डोमेन्स .com, आपने किसी भी नाम का, या कोई भी facebook.com है, twitter.com है, वो आपके नाम पे है, अगर आपके पास है तो उसकी बड़ी एक वर्थ होती है, क्योंकि वैसा डोमेन कोई और नहीं बना सकता। वीडियो एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, जिसमें हम मूवीज़ की बात कर रहे थे या रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बात कर रहे थे। बीपीपी के एक टाइम पे आते थे आई पास, सीडीज़ आती थी, ऑडियो सीडीज़। आप हैंड्स फ्री लगाओ और ऑडियो में पूरे लेक्चर सुनते जाओ। तो हम क्या करते हैं, एग्जाम में जब जा रहे हैं यहाँ से ट्रैवल करते हुए, हैंड्स फ्री लगा देंगे, ऑडियो पास, वो पूरे ऑडियो लेक्चर्स हम सुनते थे और रिवाइज हो जाता था पूरा। अब तो खैर वीडियो में आ गए तो और चीज़ें बेहतर हो गई हैं। मोशन पिक्चर्स या टेलीविज़न प्रोग्राम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई किसी दूसरे मुल्क या किसी प्रोड्यूसर का ड्रामा होता है, वो कोई चैनल उससे बाय करता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर अपना ड्रामा बना लेता है और फिर किसी चैनल को सेल करता है। जो भी चैनल उसको सबसे ज़्यादा पैसे देता है और अच्छी डील देता है, वो अपना ड्रामा उसको बेच देता है। तो ये चैनल नहीं बनाता, ये वो प्रोड्यूसर बनाता है, और प्रोड्यूसर उस चैनल को बेचता है। किसी और चैनल ने अगर उसको अच्छे पैसे दे दिए, ये उसको बेच देगा। हाँ, लेकिन उसमें फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस तरह अगर मैंने एक चैनल से बात कर ली है तो दूसरे चैनल को मैं वो ड्रामा नहीं सेल कर सकता। लाइक अगर मैंने नेटफ्लिक्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अपनी जो भी पूरी सीरीज है वो आपके नेटफ्लिक्स पे डालूंगा, फिर मुझे यूट्यूब से हटानी पड़ेगी। नेटफ्लिक्स बेसिकली क्या करता है, कोशिश करके कुछ स्पेसिफिक रखता है जो उसी के पास हो, और सब्सक्राइबर अगर कुछ स्पेशल फील करेगा कि ये इन्हीं के पास होती है, कहीं और नहीं मिलती है, ये सीरीज है ही नेटफ्लिक्स की, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट जिंदाबाद, डाउनलोड हो जाती है नेटफ्लिक्स सीरीज भी तमाम। लेकिन जो सब्सक्राइबर होगा उसके पास पर्टिकुलर राइट होगा कि वो उन तमाम सीजन्स को देख सकता है, लेकिन वो सीजन फिर कहीं और नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे वो मूवीज़ जो किसी दौर में सिनेमा पे चली थी, अब वो तकरीबन मूवीज़ नेटफ्लिक्स पे आ गई हैं। तो आपको अगर कोई पुरानी मूवी सर्च करनी हो, आप सर्च करके नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड अब वो सिनेमा पे नहीं लगनी चाहिए फिर। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया जाता है कि भाई आपके और मेरे दरमियान है, आप किसी और के साथ नहीं करोगे ये। अगर ऐसा किया तो फिर नेटफ्लिक्स को कोई पूछेगा ही क्यों।
मॉर्गेज सर्विसिंग राइट्स कि किसी से गोल्ड लेके गिरवी पे रख के पैसे नहीं दे देना, लीगली ठीक नहीं है, क्योंकि आप उसका गोल्ड या उसकी गाड़ी या उसका मकान नीलाम नहीं कर सकते। बैंक्स के पास ये सर्विसिंग राइट्स होती हैं कि वो गिरवी रखते हैं चीज़ों को, और कल को अगर वो नहीं दे सकता वो उनको नीलाम करके अपने पैसे निकाल के बाकी पैसे उसको वापस कर देगा। लाइसेंसिंग, रॉयल्टी एंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट्स की बात की थी कि कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है जो दो इदारों के दरमियान हुआ है और ये किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा, कोई खास ठेका हमें मिल गया है। इंपोर्ट कोटास, एफिड्रेन मंगानी है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में हर कंपनी को लिमिट दी गई है। फ्लोर मिल्स को गवर्नमेंट की तरफ से एक कोटा दिया जाता है गंदम का, फूड अथॉरिटी की तरफ से। वो एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गंदम गवर्नमेंट रेट पे खरीद सकती है, उसका आटा बना के बेचना होता है। अक्सर ये रमज़ान पैकेज के नाम से आता है। फिर रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर वो आटा सस्ते दाम गवर्नमेंट सेल कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें सस्ते दाम गंदम दी और सस्ते दाम हमसे आटा लिया। लेकिन बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद, उसमें ये होता है कि गंदम तो हम गवर्नमेंट से लेते हैं लेकिन आटा गवर्नमेंट को नहीं बेचते, वो कहीं और बेच देते हैं फुल रेट पे। वो फिर फूड अथॉरिटी के कुछ खांचे होते हैं। फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट्स, फ्रेंचाइज को भी हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि एक्सपेंड करने का एक तरीका होता है, भाई या तो अपनी फैक्ट्री खुद जाके लगाओ, खुद जाके मैनेजमेंट संभालो, या वहां के किसी लोकल्स को फ्रेंचाइज दे दो। कंट्रोल में आपके रहेंगे लेकिन काम वो करेंगे। मार्केटिंग राइट्स कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे मार्केटिंग करने का राइट हमारे पास है। इसकी एग्जांपल हमने ली थी कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कराची जब हम जाते तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एडवर्टाइजमेंट है, तो ये मार्केटिंग राइट लिया हुआ है कि यहां पे हमारे अलावा और कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स कैसे कैसे आ सकते हैं? बाय सेपरेट परचेज, यानी इंटेंजिबल एसेट को हम हासिल कर सकते हैं खरीद के। अ वेरी कॉमन वे ऑफ ऑब्टेनिंग एन एसेट, किसी का सॉफ्टवेयर था हमने बाय कर लिया, किसी का ब्रांड नेम था हमने बाय कर लिया, अगर लाइसेंस भी ट्रांसफरेबल है हमने लाइसेंस बाय कर लिया। इंपोर्ट कोटा था आपके पास, मैंने बाय कर लिया। वी कैन बाय एन एसेट। जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल एसेट की एक खासियत है, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स और उनकी जो स्किल्स हैं वो उस कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कही जाती है। मिसाल, आपके रेस्टोरेंट में शेफ है, उसका हाथ सेट है, वो मल्टीपल डिशेस बना सकता है और हर डिश में टेस्ट है उसके, और वो आपका एसेट है। अगर कल को वो आपके रेस्टोरेंट से रिजाइन कर गया तो आपके लिए मुश्किल होगा सरवाइव करना। तो वो एम्प्लॉय और उस एम्प्लॉय के स्किल्स हमारी कंपनी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहे जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उसको हम शायद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज के पास शायद फिजिकल एसेट्स बहुत हैवी और एक्सपेंसिव होते हैं कि उसके साथ कम्पीट करना मुश्किल होता है, और कुछ कंपनीज के पास स्किल्स इतने खतरनाक होते हैं कि उसके साथ कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है। पैसे तो लगा लेंगे लेकिन ये गट्स कहाँ से लाएंगे, ये एक्सपर्टीज कहाँ से लाएंगे? हाँ, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कही जाती है। दूसरा इंटेंजिबल में आएगी। बिल्कुल, आपको याद दिलाऊं कि जब हम सब्सिडरी को बाय करते हैं, मैंडेटरी होता है कि सब्सिडरी के तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू किया जाए। ऐसा भी होता है कि कोई एसेट्स जो सब्सिडरी के पास हैं तो, लेकिन वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती ड्यू टू सम रीजंस। से सब्सिडरी का इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, किसी से खरीदा नहीं है, खुद ही से नाम सेट किया, मार्केट किया, अच्छे से सेल किया, क्वालिटी मेंटेन की, नाम बन गया, वो ब्रांड है। जब पेरेंट उस सब्सिडरी को टेक ओवर कर रहा है, जब पेरेंट उस सब्सिडरी को अक्वायर कर रहा है,
तो उस सब्सिडरी का जो ब्रांड है वो भी पेरेंट खरीद रहा है। यानी जो पैसे दे रहा हूं वो सिर्फ सब्सिडरी के नहीं दे रहा हूं, बल्कि सब्सिडरी के ब्रांड के भी दे रहा हूं। यानी एक एसेट अलग से भी खरीदा जा सकता है या कोई एसेट बिजनेस कॉम्बिनेशन की लपेट में भी खरीदा जा सकता है। बिजनेस कॉम्बिनेशन की लपेट में भी खरीदा जा सकता है। तीसरा, बाय अ गवर्नमेंट ग्रांट। और एस्कॉम टेलीकम्युनिकेशन मोबलिंग की हमने IS-20 में बात की थी कि उन्होंने जो टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस पाकिस्तान में ऑपरेट करने का लिया था, गालिबन मुशर्रफ गवर्नमेंट में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था। टेलीनॉर को 4G लाइसेंस एडवांस टैक्स पे करने की वजह से फ्री में मिला था। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटेंजिबल एसेट, कोई लाइसेंस आपको फ्री में दिया जा सकता है, एंड दैट वुड बी गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीटेड एज पर IS-20। दिस कैन बी acquired by exchange of assets, कि हम एक एसेट देके उसके बदले में दूसरा एसेट ले लें। हम कोई टेंजिबल नॉन करंट एसेट देके उसके बदले में इंटेंजिबल एसेट ले लें। बहुत सिंपल है। हाल ही में डील हुई है, शायद $44 बिलियन में खरीदा ना ट्विटर। 43, ओके, अभी डील नहीं हुई है। ओके, तो जो जेन्युइन नहीं थे और उन अकाउंट्स के वो पेमेंट नहीं करना चाह रहा। ओके, ठीक है, एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया कि हमारे पास जेन्युइन सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा हैं। अगर 5% से ज़्यादा स्पैम निकले तो फिर वो उनको नहीं बाय करेगा या डील रीनिगोशिएट होगी। उसके बदले वो कैश दे रहा है, जबकि ऐसा मुमकिन था कि वो उसके बदले कोई ज़मीन देता, कोई प्रॉपर्टी देता, गाड़ियां दे देता टेस्ला की। क्रिप्टो यानी बिटकॉइंस की बात करें या इथीरियम या जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी अभी IS-38 में है, क्योंकि वो मॉनेटरी एसेट्स नहीं माने जा रहे। अगर एक सादा करेंसी होती तो कोई भी करेंसी फाइनेंशियल होती है, मॉनेटरी होती है। 5,000 रुपए का नोट मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? फाइनेंशियल है, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है और सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक के लिए ये लायबिलिटी है। जब आप वो नोट खरीदते हैं तो उर्दू अगर हमें आती हो तो हमें उसमें लिखा होता है हामले हाजा, कि जो उसका बियरर है, जो उसका होल्डर है, उसको गवर्नमेंट अदा करेगा और उस पर गवर्नर का साइन होता है। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो हम साथ लेके घूम रहे होते हैं बिटवीन द होल्डर यानी बियरर एंड द स्टेट बैंक। तो जिसको मिलेगा वो उसका मालिक, क्योंकि लिखा हुआ है कि बियरर फॉर्म है। दो चीजें होती है, एक होता है क्रॉस, एक होता है बियरर। बियरर मतलब जिसके पास वो उसका मालिक, जिस तरह स्टेट बैंक के बॉन्ड हो, वो भी तो बियरर होते हैं। अगर आपको मैंने देने, मैं आपको दे दूंगा, जाओ। अब आपके पास मतलब आप उसके मालिक, वो बियरर होते हैं। लेकिन अगर क्रॉस होते तो वो किसी के नाम पे होते थे। सिर्फ जिसके नाम पे होंगे वही उसको कैश करवा सकता है और नहीं कैश करवा सकता। क्या अब बिटकॉइन या क्रिप्टो, ऐसा हो सकता है कि मैं बिटकॉइंस देके ट्विटर खरीद दूं, तो ये भी इंटेंजिबल एसेट जो हासिल हो रहा है वो भी इंटेंजिबल एसेट हो सकता है। दिस कैन बी एन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। जी, गेन या लॉस देखिए, एक होती है कैरिंग वैल्यू, एक होती है ट्रेडिंग वैल्यू। जितने पे दिख रहा है और जितने पे बिक रहा है, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। नेक्स्ट, दिस कैन बी बाय सेल्फ क्रिएशन। कि कोई एसेट इंटेंजिबल खुद से डेवलप किया जा सकता है
और उस पर जो डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। रिकग्निशन कि क्या किसी इंटेंजिबल एसेट को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं। सेज IAS 38 requires an entity to recognize an intangible asset whether purchased or self created at cost। अलाउड है कि कोई एसेट आप खरीदें या किसी एसेट को आप खुद से बनाएं, उसको इनिशियली किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, एट कॉस्ट। इफ एंड ओनली इफ, शर्त है इफ एंड ओनली इफ। नंबर 1, इट इज प्रोबेबल दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी, कि उस एसेट में से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, ये प्रोबेबल है। एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। सेम हो गया। इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया IAS 16 वाला ही है। दिस रिक्वायरमेंट अप्लाइज वेदर एन इंटेंजिबल एसेट इज अक्वायर्ड एक्सटर्नली और जनरेटेड इंटरनली। IAS 38 includes additional recognition criteria for internally generated intangible assets। अब ये नोट करना बहुत जरूरी है। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट परचेज्ड है या इंटरनली जनरेटेड है, इनको आप इंटेंजिबल एसेट की हैसियत में रिकॉर्ड कर सकते हैं बशर्त नंबर 1, बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, नंबर 2 यहां तक ठीक है, रिलायबली मेजर्ड। हाँ आ सकती है, ब्रांड आ सकता है, सॉफ्टवेयर आ सकता है, कोई फॉर्मूला हमने बना लिया, खुद से बनाया जाता है ना। ब्रांड है, मिसाल आपने क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर दिया एंड यू हैव एक्सपर्टीज इन क्लोथिंग, लेट्स से आपने अपनी तरफ से कोई नाम रख दिया सना सकीना और आप बेचने शुरू हो गई, तो लेट्स से आप सना सफीना से भी ज़्यादा फेमस हो जाती हैं। चले उतना ना हो, उससे कम ही सही, लेकिन आप फेमस हो जाती हैं। अब आप जो भी कलेक्शन लॉन्च करती हैं प्री लॉन्चिंग में बिक जाती है सारी, या सेल बहुत अच्छी हो जाती है। अब आपने एक ब्रांड बना लिया, लेकिन ये आपने खुद से नाम बनाया ना, भले आप एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हो, बाद में उसने कहा कि यार थोड़ा सुनने में सेम सेम लगेगा ना, तो लोग धोखा खा के मेरा खरीद लेंगे। वो के और एफ को देखेंगे नहीं, सना सकीना को सना सफीना समझ के खरीद लेंगे, लेकिन बोलेंगे यार चीज़ तो वही है, फिर सफीना को ज़्यादा पैसे क्यों दें, सकीना ठीक है बेचारी, सना तो वही है। तो खैर होगी कम में, अगर वही अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छी डिज़ाइन मिल रही है, हमें क्या है। अब ये ब्रांड आपका खुद का बनाया हुआ ना, आपने खरीदा तो नहीं है। हाँ 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 बिल्कुल, ये मोशन पिक्चर्स है ना, ये ऑडियो विजुअल मटेरियल्स हैं, ये प्रॉपर्टी होती है उस बंदे की, उस प्रोड्यूसर की जो इन्वेस्ट करता है। प्रोड्यूसर होता है जो इन्वेस्ट करता है, सारा पैसा जो बजट लगाता है वो प्रोड्यूसर लगाता है, तो उस पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होती है, ऐसे कोई नहीं टेलीकास्ट कर सकता। पैसा देते हैं, मनी इज नॉट टेंजिबल, लेकिन हमने पूरा सेट बनाया, हमने कास्ट रखी, सबको हायर किया, हर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हर किसी को अपना रोल दिया, एक स्टोरी थी, उसको पिक्चराइज किया, कैमरामैन है, ऑडियो इफेक्ट है, एडिटर है, सबको पैसे दिए मैंने, और अल्टीमेटली पूरी एक सीरीज तैयार कर दी मैंने, या एक ड्रामा तैयार कर लिया, एक मूवी तैयार कर ली। दिस इज माई इंटेंजिबल एसेट। अब मैं किसी को भी बेचना चाहूं, यूट्यूब पे लगाना चाहूं, मेरी मर्जी है, लेकिन वो मेरा इंटेंजिबल एसेट है। कल को मैंने अगर पाकिस्तानी चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया
लेकिन उसको ये कहा कि पाकिस्तान अपने चैनल पे आप चलाओगे। कल को अगर मुझे किसी दूसरे मुल्क से ऑफर आती है कि आपका ड्रामा बड़ा फेमस हुआ है, हम चाहते हैं कि हम अपने मुल्क के लोगों को दिखाएं, मैं उसको बेचूंगा, उससे पैसे मैं लूंगा, वो चैनल नहीं ले सकता। जिस तरह एक ऑथर है, कोई किताब लिख दे, कोई नॉवेल लिख दे, तो पब्लिशिंग कंपनी को वो अपना कंटेंट बेचता है। पब्लिशिंग कंपनी उसको पूरा टाइप करके, उसकी डिजाइन बना के उस बुक को सेल करती है, लेकिन कंटेंट अल्टीमेटली है किसका? ऑथर का है। कल को उसका सीक्वल अगर दूसरा वर्जन लॉन्च करता है और वो किसी दूसरी पब्लिशिंग कंपनी के साथ करता है, वो कर सकता है। गेम्स होती है, इवन जो टॉयज बनते हैं, वो गेम लेट्स से आपने पहली बार EA स्पोर्ट्स के साथ लॉन्च कर दी, डेवलपर आप हैं, आपने उनको बेच दी, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर दी। अगली बार मैं वो निटेंडो को दे देता हूं, सेगा को दे देता हूं, हैस्ब्रो को दे देता हूं, मेरी मर्जी। लेकिन वो जो गेम है, जो ग्राफिक्स है, वो मेरी है, वो मेरा इंटेंजिबल एसेट होता है। हाँ, और इंटरनली जनरेटेड है, मैंने खुद बनाया। अभी एक वो वीडियो चल रही है ना, लाड़काना का बंदा है, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे एक दूसरे को इफेक्ट्स मार रहे हैं, तो वैसे तो बड़ी कॉमेडी सी लग रही थी, लेकिन पता चला उसने एडिट कैसे की है ये वीडियो। और उसने कहा मुझे शौक था, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, ढूंढ ढूंढ के सर्च करके पता नहीं कहाँ से वो सीख गया, और उसने वीडियो इफेक्ट्स दिए, वो रिंग्स फेंक रहा है, वो रिंग से बच रहा है, एक को मार रहा है। ये अगर कंटेंट बना लेता है, इवन एक पेंटिंग, आजकल तो पेंटिंग की NFTs के बाद बड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। वो एक मीम थी, पता नहीं कितने में बिक गई, फ्रेंडशिप एंड विद दिस, मैं फला कामरान माय न्यू फ्रेंड, वो सर्टेन 1000 या पता नहीं लाखों में बिकी है वो मीम, NFTs की वजह से, नॉन फंजिबल टोकन्स की वजह से। आपका इंटेंजिबल एसेट है। खैर, ये दो क्राइटेरिया खरीदे हुए एसेट्स के ऊपर भी लागू होते हैं और इंटरनली जनरेटेड एसेट्स पे भी अप्लाई होते हैं। लेकिन इंटरनली जनरेटेड एसेट इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया को मीट करेगा। क्योंकि जब कोई चीज खरीदी जाती है तो माना जा सकता है उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, जब भी तो पैसे दिए हैं। लेकिन जब कोई चीज बनाई जाती है तो वो रिस्क पे बनाई जाती है। अगर कामयाब हो गई तो कमा लेंगे पैसे, अगर नहीं बन पाई, लेकिन अगर बनी बनाई चीज है तो वो तभी खरीदी जाएगी। जिस तरह अभी हमने बात की ट्विटर, उसने ऑफर तो दी हुई है शेयर होल्डर्स को, लेकिन अपनी कंडीशन रखी है कि अगर हमें पता चलता है कि जेन्युइन सब्सक्राइबर्स या जेन्युइन यूजर्स इतने नहीं है, ये इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर चलाने वाले कोई बोट्स हैं, वो भी उसमें काउंट हो रहे हैं, उनके पैसे नहीं दूंगा। और जब उनको छांटी किया जाएगा तो एकदम से उनके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। कुछ लोगों ने तो ट्वीट्स मारना शुरू किए, रात बीच में मेरे पता नहीं इतने सब्सक्राइबर्स कहां गायब हो गए। बहुत से लोग लगा रहे थे ट्वीट्स कि पता नहीं क्या हो रहा है, इतने में से इतने पे आ गया, मेरे सब्सक्राइबर्स गायब हो गए। मे बी वो बॉट्स थे, वो अगर ट्विटर डिलीट करेगा तो आपके सब्सक्राइबर्स खत्म हो जाएंगे। बॉट्स है ना, वो ऑटो अकाउंट्स बनते हैं। आप देखो, बहुत सारे लोग आपको फॉलो, मतलब आपको ऑफर देंगे कि आप अपनी यूट्यूब को मोनेटाइज करें। कैसे करेंगे? आप हमें इतने पैसे दें, सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे, व्यूज भी आ जाएंगे, सब हो जाएगा, सिर्फ पैसे हमें दे दें आप। तो वो बेसिकली किसी बंदों को खर्च ही नहीं देंगे जो एक एक बैठ के वीडियो देख रहा होगा, इनके बॉट्स होते हैं। इसी वजह से बार बार हमें सबूत देना पड़ता है कि इंसान हूं, हमें प्रूफ देना पड़ता है कि आई एम ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट। तो उसको शक हमारे जानवर होने का नहीं है, रोबोट होने का है। वो पता है इसमें से जहां जहां सिग्नल लगे उन पिक्चर्स को क्लिक करो। क्यों हमसे प्रूव करवाता है? ये इस वजह से, वो कैप्चा एक आता है ना, कैप्चा लगाते हैं, वो इस वजह से लगाया जाता है, प्रूव करना होता है, क्योंकि बॉट होगा ना उसको पास नहीं कर पाएगा, लेकिन इंसान होगा तो उसको पास करेगा। और उसको प्रूव करना होता है कि ये मशीन नहीं है, ये इंसान है। बड़े तरीके हैं।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मस्ट बी बेस्ड ऑन reasonable and supportable assumptions about conditions that will exist over the life of the asset. Internally generated intangible asset को अगर आप रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, पहला आपको सबूत देना पड़ेगा कि यह आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। दूसरा आपको सबूत देना पड़ेगा कि इस पे मैंने अब तक कितना खर्चा किया है, मेरे पास रिलायबल एविडेंसेस मौजूद हैं। तीसरा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रूव करने का तरीका क्या है? रीजनेबल एंड सपोर्टेबल assumptions. रीजनेबल एंड सपोर्टेबल assumptions. रीजनेबल का मकसद मुनासिब हो, जायज हो, एंड सपोर्टेबल मतलब उसका कोई ना कोई सबूत होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हम बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं, फिर अगर हुज्जत हो तो उसको बोलेंगे भाई हल्का करो, छत कमजोर है, क्या हो गया? और हाँ हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, हाँ लपेट रहे, तुम बोलते जाओ। और जब पकड़ा जाता है तो बोला झूठ किसी के बाप का थोड़ी है। हम बोले क्या कुछ जायज मुनासिब कर लो भाई, ऐसी बात करो, हजम ही नहीं हो रही, तुम बातें ऐसी कर रहे हो, इतनी हजम ही नहीं हो रही। तो क्या हो कि एक तो वो बातें रीजनेबल हो। मिसाल अगर एक कंपनी कहती है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके वजह से मुझे अपनी कंपनी में मौजूद 50 बंदों को रिडंडेंट करना पड़ेगा। ने कैसे? बोला वो मैसेजेस करते रहते थे क्लाइंट्स को, रिमाइंडर्स। मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया, ऑटो रिमाइंडर्स भेजेगा, ऑटो एसएमएस सिस्टम है, और जिस जिस कस्टमर का ओवरड्यू होगा ये खुद ही डिटेक्ट करेगा और उसको मैसेज कर देगा। तो जो बंदे मैंने देख रखे हुए हैं वो लिस्ट में चेक कर रहे होते कि किसी को महीने से ज़्यादा तो नहीं हो गया, उसको मैसेज करूं या उसकी सप्लाई रोक दूं। सॉफ्टवेयर मैंने ऐसा बना लिया कि खुद ही पकड़ लेगा कि किसका ओवरड्यू हो चुका है, उसको रेड लिस्ट में डाल के मैसेज भी कर देगा और यहां उसकी सप्लाई रोक देगा। ऑटो हो जाएगा। 50 बंदे, ये जो इतने सारे कस्टमर्स को संभालने के लिए 50 बंदे रखे, उनको बोलूंगा बेटा आप लोग जाओ, ये लो खर्च, निकलो यहां से। इससे मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, मेरी सैलरी सेव हो जाएंगी, कॉस्ट सेव हो जाएगी। आपने देखना है कि क्या इसकी बात रीजनेबल है, जायज़ है, क्या वो 50 बंदे वाकई में यही काम कर रहे हैं, और आपने उसको सपोर्ट करना है एविडेंसेस के थ्रू। अगर आपने उसके रीजनेबल एंड सपोर्टेबल एविडेंसेस दे दिए तो आप उस इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगर आप उसके ये एविडेंसेस ना दे सके ऑडिटर को, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्लियर? तो अगर खरीदा एसेट है तो उस पर ये सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ किसके ऊपर है? इंटरनली जनरेटेड के ऊपर। आगे पढ़िएगा। क्यों नहीं कर सकते? आपने सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलपर को आपने कितने पैसे दिए, मेजर तो कर सकते हैं। ब्रांड को नहीं किया जा सकता। करेक्ट, दिस इज नॉट यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ब्रांड कैसे बनता है? ब्रांड बनता है मार्केटिंग से, ब्रांड बनता है क्वालिटी ऑफ सर्विस से, ब्रांड बनता है प्रोडक्ट क्वालिटी से, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। और मार्केटिंग का खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता, वो हमेशा एक्सपेंस आउट होता है। तो ब्रांड बेसिकली वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मैंने तो ऐसे ही पड़ोस में रहती थी एक सना एक सकीना, मैंने तो ऐसे ही नाम रख दिया। मैं कहा सुनने में अच्छा लग रहा है सना सकीना, मैंने तो ऐसे ही रख दिया, मार्केट कर दिया, और चीजें बिकती गई, नाम बनता गया और ब्रांड बन गया हूं। लेकिन इस ब्रांड को डेवलप करने में मेरा खर्चा कितना आया ये हम काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो एडवर्टाइजमेंट का कमाल है, वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता। मार्केटिंग कॉस्ट कैन नेवर बी कैपिटलाइज्ड। तो ब्रांड बेसिकली डेवलप नहीं किया जाता, ब्रांड खुद ही बन जाता है।
आपने नाम रखा, अच्छी एडवर्टाइजमेंट की, अच्छी क्वालिटी दी, कस्टमर को सेटिस्फाई किया, नाम बन गया। और ब्रांड को कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट लायबिलिटी मेजर नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे हम कोविड की टेस्टिंग किट्स डेवलप करते हैं। हम कहते हैं यार ये नॉस्ट्रल सैंपल देना पड़ता है और ऑफिस में जाना पड़ता है, वहां 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। हम घर पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, रैपिड टेस्ट, तो उसका तरीका। लेकिन क्या आप कर सकते हो? आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, साइंटिस्ट की टीम रखी, केमिस्ट की टीम रखी, लैब में आपने तजुर्बे किए और पर्टिकुलरली उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया और 2 करोड़ रुपए स्पेंड करने के बाद आपने वाकई में एक किट बना दी ऐसी जो रैपिड टेस्ट है। घर में बैठे बैठे आप सैंपल चेक करके बताएंगे कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। मैं तो मेजर कर सकता हूं कि मैंने इसके ऊपर कितना खर्चा किया है। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हैं जिनको डेवलप करने के पीछे उनका खर्चा मेजर नहीं किया जाता। अगर नहीं कर सकते तो मैंने वैसे ही आपको मना कर दिया कि अगर उसकी कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल नहीं है, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। द प्रोबेबिलिटी recognition criterion is always considered to be satisfied for intangible assets that are acquired separately or in a business combination. अगर कोई एसेट आपने अलग से खरीदा है या सब्सिडरी के साथ खरीदा है, उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाला बाय डिफॉल्ट मेट माना जाता है, बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाइड माना जाता है। क्योंकि जब पैसे देके खरीदी है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो होंगे ना, लेकिन इंटरनली जनरेटेड के ऊपर सफाई देनी पड़ेगी। तो ये सफाई जो तीसरी वाली है, ये सिर्फ इंटरनली जनरेटेड के लिए है, परचेज और बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले एसेट्स के ऊपर नहीं है। आगे चलते हैं। इफ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नॉट मेट, तो क्या होगा? इफ एन इंटेंजिबल आइटम डज नॉट मीट बोथ द डेफिनेशन ऑफ एंड द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट, IAS 38 requires the expenditure on this item to be recognized as an expense when it is incurred. कि अगर आपने किसी एसेट के ऊपर खर्चा किया, कोई सॉफ्टवेयर बनाने के ऊपर आपने खर्चा किया, कोई फॉर्मूला डेवलप करने के पीछे आपने खर्चा किया, लेकिन बाय द एंड आपको ये पता चलता है कि इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की प्रोबेबिलिटी श्योर नहीं है, क्या ये सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली ये काम कर पाएगा? हमें नहीं लगता। सोचा था कि खुद ही ओवरड्यू कस्टमर्स को पकड़ के उनको मैसेज कर देगा, लेकिन हमें ऐसा रियलिस्टिक नहीं लग रहा कि ऐसा हो सके। तो आपने उस सॉफ्टवेयर के ऊपर जितना भी खर्चा किया है वो एक्सपेंस आउट हो जाए। क्लियर? एक रूल समझा रहा हूं। बिजनेस कॉम्बिनेशंस में जब हम सब्सिडरी को अक्वायर करते हैं तो IAS 38 की बात नहीं सुनी जाएगी, IFRS 3 की सुनी जाएगी। यानी अगर IAS 38 सब्सिडरी के पास मौजूद किसी एसेट को रिकॉग्नाइज करने से कैटेगोरिकली मना करता है, खुले लफ्जों में मना करता है कि जमीन आसमान एक हो सकती है लेकिन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड कभी भी नहीं रिकॉर्ड हो सकता, चमाट। क्योंकि वहां पे कौन बोलेगा? IFRS 3 बोलेगा। IFRS 3 बोले शटअप, मैं बोल रहा हूं। वहां IAS 38 की बात कोई नहीं सुनेगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन, देयर इज अ प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मतलब प्री अजम्पशन, अपनी तरफ से एक अजम्पशन है दैट द फेयर वैल्यू एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट acquired in a business combination can be measured reliably. IAS 38 ने क्या कहा कि अगर कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है तो रिकॉर्ड करना, लेकिन एक प्रिजम्पशन है, एक अजम्पशन है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में हासिल होने वाले इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट और फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल होती है अपनी तरफ से। एन एक्सपेंडिचर included in the cost of acquisition
on an intangible item that does not meet both the definition of and recognition criteria for an intangible asset should form part of the amount attributed to the goodwill recognized at the acquisition. जाया कोई नहीं जाना, मेरी एक छोटी सी बात समझ लेना। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 100% शेयर्स करोड़ रुपए में खरीद लिए, होली एक्वायर्ड, एनसीआई को बीच में डाल ही नहीं रहा पंगा। पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 100% शेयर्स करोड़ रुपए में खरीद लिए। हमने देखना है गुडविल कितनी है। तो आईएफआरएस 3 ने कहा कि एस लिमिटेड के डेट ऑफ एक्विजिशन पे तमाम नेट एसेट्स को रिवैल्यू करो। रिवैल्यू किया, पता चलता है कि 80 लाख रुपए के एसेट्स की फेयर वैल्यू है। करोड़ रुपए दिए हैं, 80 लाख रुपए फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। फिर पता चलता है इसके पास एक ब्रांड भी है, सना सकीना, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। तो उससे पूछते खैरियत, बोला खुद का बनाया हुआ है, आईएएस सर्टिफिकेट मना कर रहा है। मैं उसकी वैल्यूएशन करता हूं और पता चलता है कि 6 लाख रुपए इस ब्रांड की वर्थ है। तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी हो जाएंगी? 86 लाख। और गुडविल कितनी हो जाएगी? 14 लाख। इजी। अब आगे की बात करता हूं। अगर उस इंटेंजिबल एसेट की या तो डेफिनेशन मीट नहीं होती या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता, तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी होगी? 80। उसकी वैल्यू पता ही नहीं है। ब्रांड को मैं वैल्यू, मिसाल के तौर पे अगर वो ब्रांड उसके पास रिकॉर्डेड है भी, लेकिन मैनेजमेंट कहती है फारिग है, किसी काम का नहीं है ब्रांड, पूछता ही नहीं कोई, तो मैं उस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करूंगा 80 लाख पे। गुडविल कितनी हो जाएगी? यानी मेरे 6 लाख रुपए किसी सूरत जाया तो नहीं होने ना। अगर 6 लाख का ब्रांड बना तो 14 लाख की गुडविल बनेगी। अगर 6 लाख का ब्रांड ना बना तो 20 लाख की गुडविल बन जाएगी। प्रॉफिट लॉस में तो नहीं जाएगा ना, बनेगा तो एसेट ही ना। ये वो बात कर रहा है। इस सेंटेंस को मैं वापस पढ़ता हूं, लास्ट वाले को। Okay. An expenditure on an intangible item that does not meet both the definition of and recognition criteria for an intangible asset should form part of the amount attributed to the goodwill recognized at the business combination. तो अगर ब्रांड के 6 लाख रुपए आप नहीं मेजर कर सकते तो 6 लाख रुपए की गुडविल बढ़ा देना। अगला रूल समझे, रीइंस्टेटमेंट। मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया 2021 की सितंबर में, क्लोजिंग होनी थी मेरी दिसंबर में। मैंने उस प्रोजेक्ट पे खर्चा किया 13 लाख रुपए। दिसंबर आ गया, शाम, बोलो क्या हुआ? मैंने कहा डेवलपमेंट पे खर्चा तो किया है, लेकिन अभी प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल फेज में है। सच बोलूं, झूठ नहीं बोलूंगा, अभी कुछ कह नहीं सकता कि इसके बेनिफिट मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उसने कहा एक काम कर, एक्सपेंस आउट कर दो, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल नहीं है ना, अभी तक तो नहीं है। एक्सपेंस आउट। मैंने 31 दिसंबर 2021 पे उसको एक्सपेंस आउट कर दिया। कर सकता है, कर सकता है, वो ना पे करे, वो करोड़ रुपए ना दे, वो 94 लाख रुपए दे दे, हो सकता है। हमारे पेट में दर्द ये नहीं है। जो सवाल आपका बिल्कुल 100% वैलिड है, लेकिन वी आर नॉट द अक्वायरर नाउ। कितने पैसे देने चाहिए, कितने पैसे नहीं देने चाहिए, ये फैसला अभी फाइनेंशियल अकाउंटेंट नहीं कर सकता। हाँ, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आएंगे ये सवाल जरूर करेंगे। जिस तरह अभी हमने ट्विटर की बात की, वो रुक गया ना कि भाई इतने सब्सक्राइबर्स जेन्युइन थोड़ी हैं, ऑर्गेनिक नहीं है। करेक्ट। फिर आप कम दे दो पैसे, एक रनिंग बिजनेस के पैसे तो दे सकते हो ना, लेकिन ब्रांड एंड गुडविल दो अलग अलग चीजें हैं।
ब्रांड एक प्रोडक्ट की वैल्यू है, गुडविल पूरे बिजनेस की वैल्यू। तो मैं गुडविल के पैसे, एक रनिंग बिजनेस तो मैं खरीद रहा हूं ना, उसके पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन ब्रांड में बोला कोई पूछता ही नहीं है। किसी दौर में चलते थे तुम्हारे पंखे, अब तो इन पंखों को कोई पूछता ही नहीं है। किसी दौर में बिकती थी इस नाम से चप्पलें, अब तो इन चप्पलों को कोई पूछता ही नहीं है। यानी अब वो ब्रांड इतना फेमस रहा नहीं। तो ऐसा आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर उसने करोड़ रुपए दे दिए हैं तो मैं उसको मना नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होगा। दुरुस्त? ओके। रीइंस्टेटमेंट किसको कहते हैं? तो 31 दिसंबर 2021 में मैं 13 लाख रुपए की डेवलपमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करके आ गया। 2022 में प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, उम्मीद की किरण जागी, उम्मीद खुद आ गई और पता चला ये तो बेहतरीन जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और मैंने उस पर मजीद 50 लाख रुपए खर्च कर दिए 2022 में, और उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे क्लियरली नजर आ रहे हैं कि मुझे ही मिलेंगे। वैसे मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में 63 लाख रुपए खर्च कर चुका हूं, 63 लाख रुपीस खर्च कर चुका हूं, लेकिन 13 लाख रुपए में पिछले साल अनसर्टेन होने की वजह से एक्सपेंस आउट कर चुका। क्या मैं उसको वापस प्रॉफिट लॉस से निकाल के एसेट में कैपिटलाइज कर सकता हूं? इसको हम कहते हैं रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट मतलब कोई खर्चा जो प्रॉफिट लॉस को चार्ज हो चुका है, उठा के वापस उसको एसेट बना देना। करेक्ट। जैसे डेवलपमेंट कॉस्ट मैं 2021 में एक्सपेंस आउट कर चुका, क्योंकि उस वक्त पे क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा था, लेकिन 2022 में क्राइटेरिया मीट हो गया। तो सवाल है कि क्या उसको मैं प्रॉफिट लॉस से उठा के डेवलपमेंट कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकता हूं या नहीं। इस लफ्ज को कहते हैं रीइंस्टेटमेंट। रीइंस्टेटमेंट अलाउड है या नहीं है वो अलग बात है। करेक्ट? नहीं अलाउड। कोई भी खर्चा एक बार प्रॉफिट लॉस को जा चुका, वो रिवर्स नहीं हो सकता, वो रीइंस्टेट नहीं हो सकता। भाई ये सारी अकाउंटिंग में नहीं, IAS 38 में बोल रहा हूं। IAS 16 में आपने सुना है एक डाउनवर्ड रिवैल्यू होने के बाद जब अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो आता है ना वापस। वो वहां की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 38 की बात कर रहा हूं। IAS 38 एडी चोटी का जोर लगा देता है कि इसको एक्सपेंस आउट करवाओ, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में खतरा है। एसेट को ओवरस्टेट नहीं करवाओ, तो पूरी कोशिश करेगा फेंक दो। प्रॉफिट लॉस डालने में इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैपिटलाइज करने में इसको तकलीफ है। मतलब ये कैपिटलाइजेशन को मना करता है। जो एक बार फेंक दिया, यूं समझे डस्टबिन में डाल दिया, आप उठा के खा नहीं सकते। समझ के बात? अगर कोई खर्चा एक बार प्रॉफिट लॉस में चला गया, अब उठा के उसको बैलेंस शीट में नहीं ला सकते। रीइंस्टेटमेंट। द स्टैंडर्ड ऑल्सो प्रोहिबिट्स, मना करता है, एन एंटिटी फ्रॉम subsequently reinstating as an intangible asset at a later date an expenditure that was originally charged to expense. Prohibits, मना है। ठीक है? तो अगर कोई जूनियर अकाउंटेंट, कोई असिस्टेंट अकाउंटेंट FR एग्जाम में करके देना ये, तो आप सहारा लेना IAS 38 का, फिर वो सबूत क्या भी दे दे, आप एक नहीं सुनना, आप बोलना 38 मना करता है, ऊपर से हुक्म है, हटाओ। ओके, आगे चलते हैं। इनिशियल रिकग्निशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। व्हाट इज रिसर्च? इन्वेस्टिगेशन, यस, खोज करते हैं, सर्वे करते हैं, यस, नाइस, डेटा कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी रिसर्च होती है, सेकेंडरी रिसर्च होती है। हासिल क्या होता है? इंफॉर्मेशन। हासिल क्या होता है? डेटा। रिसर्च का एंड ऑब्जेक्टिव डेटा और इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है। इस वजह से रिसर्च के ऊपर किया जाने वाला खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये ऐसा ही है जिस तरह अब तो चले एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे दौर में हमारी बहनें, कजिन्स क्या करती थी, डायरी संभालती थी। वो मसाला चैनल लगा होता, वो पूरी रेसिपी लिखती, अगर कुछ मिस कर दिया तो वो बाजी को फ़ोन करेंगी,
कि यार वो इसके कितने चम्मच डाले थे, और पूरा 1-1.5 घंटा वो एक रेसिपी बना रही होती और ये लिख रही होती, हमें वो चुप कर मिस नहीं हो जाए। खिलाती पिलाती कभी नहीं थी, हमने कभी खाया नहीं जो वो लिखती थी, और कभी खाया तो खाने जैसा था नहीं, फिर कभी मूड भी नहीं हुआ कि बोले क्या अब क्या खिला रही हो, लेकिन डायरी फुल भरती थी। फायदा क्या हुआ? सिर्फ डेटा ही कलेक्ट हुआ ना। जब तक हम डेवलप नहीं करते, जब तक हम उस पर हाथ पैर नहीं मारते, जब तक हम उससे कुछ बना नहीं लेते, वेस्ट है। इसी वजह से रिसर्च के ऊपर किया जाने वाला खर्चा कभी भी कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप डेवलप करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कमा के खा सकते हैं, तो इतनी रेसिपीज लिखिए, रेस्टोरेंट ही खोल दो, कुछ कमा के तो खिलाओ, नहीं तो खाना नहीं खिला रहे, तो कुछ प्रोडक्टिव किया तो कैपिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ डेटा कलेक्ट किया, रिसर्च कॉस्ट को कभी भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। डेवलपमेंट मतलब अब रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्राइटेरिया है। अगर क्राइटेरिया मीट करोगे तो मैं कैपिटलाइज करवाऊंगा, नहीं तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप इसको एक्सपेंस आउट कर दो। कह रहा हूं ना, IAS 38 को बड़ा अलग ही मजा आता है एक्सपेंस आउट करवाने में। जिस तरह कुछ लोगों को चीजें फेंकने का बड़ा शौक होता है, ऐसे ही पड़ी थी फेंक दी, अरे फेंक दी, काम की थी भाई, ऐसे ही पड़ी थी 3 दिन से किसी कोई खा रहा नहीं था, मैंने फेंक दी। तो IAS 38 फेंक दी वाला है, चीज देखेगा फेंक देगा प्रॉफिट लॉस में। कैपिटलाइज करने के लिए उसको मिन्नतें करनी पड़ती है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सबूत देने पड़ते हैं, फिर कैपिटलाइज करवाता है। क्योंकि एक ऐसी चीज रखा है जो दिख रही नहीं है, जो फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उस पर यकीन दिलवाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है IAS 38 को। ओके, शुरू होते ही खत्म। चार्ज ऑल रिसर्च टू एक्सपेंस, बात तो सुनो, नहीं रिसर्च कॉस्ट सुना ही नहीं ना, रिसर्च कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस। डेवलपमेंट कॉस्ट्स आर कैपिटलाइज्ड only after technical and commercial feasibility of the asset for sale or use have been established. डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं, बशर्त 2 बातें हैं। एक होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी, भी मतलब F7 में भी नहीं आएगा। फिजिबिलिटी का मकसद कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। मिसाल, पहली हम बात करते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। कोई आइडिया जिसको हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो आइडिया टेक्निकली प्रैक्टिकेबल है या नहीं। मिसाल, हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी का मसला है, तो हम बोलते समुद्र में तो बहुत है, सही है। हम कहते हैं भाई तो खा रहा है, तो बोले इसको मीठा नहीं कर सकते। मे बी यस, मे बी नो। मिसाल, आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो जिससे हम इस खारे पानी को नमकीन करते हैं, फिर बोलते अब कराची तो एंड है, इसको पंजाब कैसे पहुंचाएंगे पानी को, फसलों को तो वहां देना है ना। फिर बोले ऐसा मुमकिन नहीं कि कोई ऐसी पाइपलाइन बिछाई जाए कि ये ऊपर की तरफ पानी फेंके। मे बी आइडिया है, डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल, आपकी कंपनी ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया लेकिन वो टेक्निकली फिजिबल नहीं बन पा रहा। आपने कोई ऐसी गेम बनाई लेकिन जिसके लिए मोबाइल में मिसाल 24 GB रैम चाहिए, हमने कोई फोन बनाई नहीं 24 GB रैम वाला, तो आपका गेम किसी फोन पे डाउनलोड हो, ऐसा टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, पहली बात जो आप बात कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट आपका है वो टेक्निकली फीजिबल है, यानी ऐसा रिसोर्सेज मौजूद हैं, ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी कंपेटेबिलिटी में इनको यूज किया जा सकता है। जिस तरह आजकल बड़ी बहस चल रही रशियन क्रूड या रशियन ऑयल, कि हम रशिया से ऑयल मंगा के क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। आपके प्लांट्स कैपेबल नहीं है, सस्ता मिल रहा है 30% डिस्काउंट में, मसला ये नहीं है। अच्छा, पहली बात तो वो दे ही नहीं रहा आपको,
वो रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। वो इस वजह से भी नहीं किया क्योंकि वो LNG जो आपने 2015 में हमसे मुआहिदा किया था, पहले उसको तो एक ठिकाने लगाओ। पुराने मुआहिदे करे नहीं, नए करें। पहली बात तो आपसे बात ही नहीं करे इस पर। अगर दे भी दें तो आपकी जो रिफाइनरीज हैं वो कैपेबल नहीं है रशियन ऑयल को पेट्रोल बनाने या डीजल बनाने के। ये फाइनेंशियली मसला नहीं है, ये टेक्निकली हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। जो हम काम करना चाह रहे हैं मौजूद करेक्ट, वो रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है। तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो सकता है जो टेक्निकली फीजिबल नहीं हो सकता, या दूसरा वो कमर्शियली फीजिबल नहीं हो सकता। अब इसकी और एक मिसाल सुन लें। हमने देखा कि कोई बीमारी है, कोई बुखार है, कोई मर्ज है जिसकी रिपोर्ट्स कंटिन्यूसली पाकिस्तान से आती जा रही हैं। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कहती है कि यार इसके खिलाफ कुछ किया जाए। मिसाल के तौर पे डेंगू है, केसेस सुनने को मिल गए। अब अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके पीछे भागती है, इसका इलाज करते हैं, कोई ऐसी मेडिसिन बना लेते हैं, कोई ऐसा कैप्सूल बना लेते हैं जिसका कोर्स कंप्लीट करने से, एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करने से डेंगू से बंदा आजाद हो सकता है। हमारी कंपनी उस पर डेवलपमेंट शुरू करती है, रिसर्च करती है, फिर डेवलपमेंट करती है, रिसर्च करती है, फिर डेवलपमेंट करती है। यूं करते करते हम इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन से मुमकिन है, उसके लिए एक सर्जरी करनी पड़ेगी। और हम बोलेंगे हम तो फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई हॉस्पिटल थोड़ी है। मेरे लिए लिमिटेशन आ गई। मेरे लिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि मैं पेशेंट्स को यहाँ हेड ऑफिस में बुला के सर्जरीज करूँ, मेरे पास सर्जन ही नहीं है। तो आई डोंट हैव एस्टैब्लिश्ड टीम फॉर दैट, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल पिल्स एंड कैप्सूल्स या इंजेक्शन या सिरिंजेस बनाना है। उससे हो जाता तो मैं कर लेता, ड्रिप बना देता कोई। लेकिन हमारी टीम ने, मेडिकल टीम ने, टीम ऑफ डॉक्टर्स ने ये कंक्लूड किया कि अगर किसी की बॉडी में एक बार डेंगू हो गया, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, या कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई लेट्स से फॉर इंस्टेंस, उसका मेडिसिन से इलाज पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसकी सर्जरी ही मुमकिन है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। और सर्जरी मेरा डोमेन नहीं है, वो तो हॉस्पिटल करेंगे। क्या मेरे लिए टेक्निकली इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट लेना पॉसिबल है? नहीं। अब मुझे पूरा हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा इसके लिए, जो कि मेरा काम ही नहीं है। मैं बैक ऑफ कर जाता हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए क्या है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। मैंने अब तक जितना भी खर्चा किया, अगर आप ये पूरा डेटा किसी को बेचना चाहो, सीक्रेट किसी को बेचना चाहो ताकि कोई हॉस्पिटल से बेनिफिट ले ले, तो अलग बात है। लेकिन अब तक आपने इस पर जितना खर्चा किया, आप उसको एक्सपेंस आउट करो, क्योंकि लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, पता चलता है कि मेडिसिन तो बन जाएंगी, लेकिन उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएंगे, उसकी वजह से एक पेशेंट के ऊपर 2.5 लाख रुपए की मेडिसिन खर्च हो जाएंगी। और जिन इलाकों में डेंगू फैलता है वो कच्ची आबादी में है, मिसाल दे रहा हूं, वहां के बंदे 2.5 लाख सुन के वैसे ही गिर जाएंगे। और डेंगू ना मारे, मेडिसिन का खर्चा मार दे। तो मैं अगर इसको बनाता भी हूं तो कम से कम इतने पेशेंट्स तो मुझे एक साल में, इतनी मेडिसिन की किट तो मेरी बिकनी चाहिए। जबकि सामने जो पेशेंट है वो बोला चुप करके पपीते का पानी पी लो, ठीक हो जाएगा उससे, वो मेरी मेडिसिन खरीदेगा ही नहीं। अब कोई अगर होती अमीरों वाली बीमारी होती ना, इसमें भी बड़ा फर्क हो जाता है। तो अगर होती कोई ऐसी डिफेंस क्लिफ्टन में होने वाली बीमारी तो बिक भी जाती थी चीजें। अब अगर मैं समझता हूं कि इस पे मैंने जितना खर्चा किया तो ये कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, इस पे जितना खर्चा आ जाएगा उससे ज्यादा मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता, तो मैं बोलूंगा क्विट करो, छोड़ दो। अब एथिकली ये चीजें और हो सकती है कि खैर होगी कर देते यार, गरीब इंसान नहीं है क्या, वो एक अलग बात है। लेकिन एक कमर्शियल कंपनी जो वाज़े तौर पे ये मानती है पेशेंट क्योर्ड इज अ कस्टमर लॉस्ट, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी पेशेंट को क्योर नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को हमने क्योर कर दिया उसका कस्टमर लूज हो जाएगा। हमें इंडोर पेशेंट बनाना है, आउटडोर नहीं बनाना। हमें ऐसा पेशेंट बनाना है जो हर हफ्ते विजिट करे और सारी जिंदगी हमारी टैबलेट्स खाता रहे।
हालांकि हो सकता था ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो जाए तो कब तक मेडिसिन खानी है? सारी जिंदगी। डायबिटिक अगर कोई हो जाए तो कब तक मेडिसिन खानी है? सारी जिंदगी। मे बी ये कोई ऐसी मेडिसिन बना सकते भी हो, नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि अ पेशेंट क्योर्ड इज अ कस्टमर लॉस्ट। मैं पेशेंट को ठीक क्यों करूं? ऑफ कोर्स एंटीवायरस बनाने वाले तो वायरस बनाते हैं। डिमांड बास चीजों की क्रिएट करनी पड़ती है। इनके मेडिकल लैब्स में मच्छर बनाए जाते हैं, खुद हैक्स देते हैं। ये चीजें ऐसी नहीं है हम किसी दूसरी दुनिया में रह रहे हैं। एग्जैक्टली पॉसिबल है तो वायरस, लेकिन इसको बोलते कोरोना वायरस है। लेकिन देखिए इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसीज है ना। अभी भी बहुत सारी चीजें इसकी तरफ हमें लीड कर रही हैं कि हाथ से बनाया हुआ है, ये लैब में बनाया हुआ है। और देखिए सबसे ज्यादा बेनिफिट फिर लिया भी किसने? जो वेंटिलेटर्स बिके हैं, जो टेस्टिंग किट्स बिकी हैं, जो मास्क बिके हैं, जो वैक्सीनेशंस बिकी हैं, कर रहे ना, वैक्सीनेशंस लगा रहे ना। वैक्सीनेशन क्या है? एंटीवायरस ही तो है। एंटीवायरस अब कोई नॉर्टन का हमारे पास अंदर इंस्टॉल थोड़ी होगा, हम तो वैक्सीन ही करवाएंगे। बूस्टर डोज है, मुमकिन है। नहीं, वो तो अब किसी सामने वो चमगादड़ खा लिया था, पता नहीं कहाँ से स्टोरीज उठी थी, लेकिन हु नोज। खैर, डेवलपमेंट कॉस्ट्स आर कैपिटलाइज्ड only after technical and commercial feasibility for the asset or for the sale or use have been established। आपने उसकी feasibility report तैयार कर ली है कि हमारे पास resources भी मौजूद हैं और ये वारे में भी आएगा, cost beneficial है। This means that the entity must intend and be able to complete the intangible asset and either use it or sell it and able to demonstrate how the asset will generate future economic benefits। पहला कंपनी की नीयत होनी चाहिए, कंपनी इंटेंट एंड बी एबल, और कंपनी के पास एबिलिटी होनी चाहिए। एक नीयत चाहिए और एक एबिलिटी चाहिए। ऐसा हो सकता है ना कि डेटा मेरे पास बहुत हो, रेसिपीज तो बहुत लिखी है लेकिन बनाने की नीयत नहीं है, या नीयत तो है लेकिन जो उसमें इंग्रेडिएंट डालते हैं वो मिलते ही नहीं है। तो हमें प्रैक्टिकल रेसिपीज बतानी है ना, ऐसी चीजें डलवाओ जो मिलती तो हो बाजार में, आप पता नहीं कहां से लाके डाल रहे हो, 2 चम्मच ये 4 चम्मच वो, तो लेकिन कहां से मिलेगा, होता ही नहीं है। तो कोई ऐसी चीजें बताओ जो प्रैक्टिकली, जिस तरह कभी इंटीरियर डिजाइनर होता है ना, वो डिजाइन बना के देता है कि इस तरीके का रूम बनाओ, उसमें जो बल्ब लगाएगा, जो झूमर लगाएगा, जो पीवीसी लगाएगा, वो होती नहीं है मार्केट में। तो बोले रूम तो इसमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, यहां कैसे बनेगा? करेक्ट। फिर कुछ इंटीरियर डिजाइनर्स क्या करते हैं, पहले मार्केट घूमते हैं, देखते हैं कि जो लाइट्स हैं वो किस किस तरह की मौजूद है, वॉलपेपर्स किस किस तरीके के मौजूद है, पीवीसी किस किस तरीके की मौजूद है, टेबल्स कैसी हैं, ये सारी चीजें एक बार नजर में डाल देते हैं, जहन में डाल देते हैं, फिर वैसी ही अपनी डिजाइन में डालते हैं, और वो प्रैक्टिकल डिजाइन होता है। फिर जो उससे डिजाइन बनवाता है उससे पूछता है कि यार ये चीज कहां से मिलेगी, बोलेगा ओपन लाइट हाउस पे चले जाओ मिल जाएगी, ये छोट की गिटी चले जाओ वहां से मिल जाएगी, ये लजपत रोड पे फला बंदे के पास जाओगे मिल जाएगी, क्योंकि वो देख के आया पहले ही चीजें। या कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप कारपेंटर को डिजाइन दो वो खुद ही बना देगा, ये वॉलपेपर आप बोरी बाजार में फला के पास जाओगे वहां से मिल जाएगा, उनको पहले से पता होती है चीजें। तो प्रैक्टिकल डिजाइन है हमारे प्रोजेक्ट को। पहली बात तो हमारे इंटेंशन होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास एबिलिटी होनी चाहिए। अब मुझे डेंगू का इलाज करने की नीयत तो है, लेकिन जब पता चलता है कि मेरे डोमेन से आउट है तो आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मैं रुक जाऊंगा वहां पे। कि मैंने अगर ग्राफिक्स बनाई तो सही बड़ी आउटस्टैंडिंग, लेकिन किसी भी डिवाइस के अंदर जितना कैपेसिटी मुझे चाहिए, जितनी रैम मुझे चाहिए, वो किसी मोबाइल में है ही नहीं। जितनी इंटरनेट स्पीड मुझे चाहिए इसको चलाने के लिए ऑनलाइन, जितना अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड ये खींचेगा, पाकिस्तान में है ही नहीं।
उस मार्केट में, किसी मार्केट में नहीं है, मैं पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा इरादा भी हो लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जब इंटरनेट उस स्पीड पे पहुंच जाए स्टारलिंक की तरह, तो हम कर लेंगे। ओके, इफ एन एंटिटी, ये आगे की चीज पढ़ रहे हैं, इफ एन एंटिटी कैन नॉट डिस्टिंग्विश the research phase of an internal project to create an intangible asset from the development phase। ये ऐसा होता है कि कंपनी रिसर्च करती है, फिर डेवलपमेंट करती है, फिर रिसर्च करती है, फिर तजुर्बा करती है, फिर डेटा लिया, फिर तजुर्बा किया। यानी हम फ़र्क नहीं कर सके कि हमने कितना खर्चा रिसर्च के ऊपर कर दिया और कितना खर्चा डेवलपमेंट के ऊपर कर दिया। हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। तो कोई 50-50 रूल नहीं चलेगा, 100-0 रूल चलेगा, और पूरी की पूरी कॉस्ट को क्या किया जाएगा? एक्सपेंस आउट। ऐसा माना जाएगा कि जैसे पूरा का पूरा खर्चा रिसर्च फेज पे हो गया, हालांकि डेवलपमेंट की है। लेकिन अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते तो IAS 38 के पास कोई 50-50 फॉर्मूला नहीं है, कोई 70-30 फॉर्मूला नहीं है, 100-0 है। द एंटिटी ट्रीट्स द एक्सपेंडिचर फॉर दैट प्रोजेक्ट एज इफ इट वर इंकर्ड इन द रिसर्च फेज ओनली, और पूरे के पूरे खर्चे को रिसर्च फेज की तरह एक्सपेंस आउट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, रिसर्च कॉस्ट कभी कैपिटलाइज हो सकती है एक सूरत में, IFRS 3। अगर कोई कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज चल रहा है, अभी इन प्रोसेस है, और कोई अक्वायरर उस कंपनी को खरीद लेता है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा प्रोजेक्ट कैपिटलाइज करेगा इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कोई बोले 38 तो मना कर रहा है, जोर की 38 की कौन सुन रहा है? अगर वैसे रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती, लेकिन एक सूरत में अगर इन प्रोसेस है रिसर्च और मीनवाइल कोई कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, तो हम उस रिसर्च कॉस्ट को भी रिकॉर्ड कर लेंगे, भले ना हो। उस दिन तो रिकॉर्ड होगा, बाद में इंपेयर हो जाए अलग बात है। मतलब वो रिसर्च करने से दौरान हमने खरीद लिया। हाँ, तो रिसर्च कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर लेंगे। सही है ना, रिसर्च भी तो खरीद सकता है। रिसर्च की एक कंपनी ने वो हाँ, लेकिन जिसने रिसर्च की है ना, वो कैपिटलाइज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जो परचेज करा है वो कर सकता है। फिर ऐसा होता है कि जिसने रिसर्च की उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसने हमने रिसर्च में एक्सपेंस आउट कर दिया। ठीक है। जब दूसरी कंपनी ने एक्वायर्ड किया, हाँ, तो उसके पास वो रिसोर्सेज करेक्ट, वो रिकॉर्ड कर सकता है। अक्वायर्ड हो सकता है ना, खरीदा हुआ हो सकता है, इंटरनली जनरेटेड में परेशानियां हैं, परचेज हो जाएगा। हाँ, परचेज, वो तो उसने तो बेच दिया ना, उसने तो बेच दिया, वो कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? ओके, इनिशियल रिकग्निशन इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। A research and development project acquired in a business combination is recognized as an asset at cost, even if a component is research। हो गई कैपिटलाइज। अच्छा, अब आगे का क्या होगा? लेट्स अज्यूम 30% प्रोजेक्ट चला था, अभी 70% बाकी है, 30% पे टेक ओवर हो गया, तो यहां तक तो कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन जो बाकी खर्चा होगा वो IAS 38 के हिसाब से होगा। जितना रिसर्च होगी उतना एक्सपेंस, जितना कैपिटलाइज होगा, डेवलप होगा उतना कैपिटलाइज। समझ रहे हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, तो उसने 30% काम किया हुआ है, जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों शामिल है। लेट्स अज्यूम 6 लाख रुपए का खर्चा कर चुका है, कंपनी ने खरीद लिया, तो पेरेंट कंपनी कंसोलिडेशन में उस 6 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को कैपिटलाइज कर लेगी, जितना भी है। 30% 6 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, और बाकी जो खर्चा होता है 70%, बिल फर्स्ट मजीद 24 लाख रुपए का खर्चा है। तो जो 24 लाख रुपए में से जितना रिसर्च का खर्चा होगा वो एक्सपेंस आउट होगा, जितना डेवलपमेंट का खर्चा होगा वो कैपिटलाइज होगा। कंटिन्यू क्यों नहीं करेगा? अगर छोड़ दिया तो फिर इंपेयर कर दो, राइट ऑफ कर दो, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट उसको छोड़ेगा क्यों? सब्सिडरी तो जिंदा है ना, सब्सिडरी को खा थोड़ी गया पेरेंट, वो तो एक अलग से कंपनी चल रही है, और ये सिर्फ कंसोलिडेशन में रिकॉर्ड हो रहा है, इंडिविजुअल में किसी के पास नहीं रिकॉर्ड हो रहा। गुडविल कौन रिकॉर्ड करता है?
कोई भी नहीं, कंसोलिडेशन ना पेरेंट के साथ ही अकाउंट्स में आती है ना सब्सिडरी के साथ ही अकाउंट्स में आती है। वैसे ही ये तमाम चीजें रिकॉर्ड की जाएंगी सिर्फ कंसोलिडेशन में। आगे पढ़ते हैं। सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर, और उसके बाद जो आप उस पर खर्चा करेंगे ऑन दैट प्रोजेक्ट इज अकाउंटेड फॉर एज एनी अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, एक्सपेंस्ड except to the extent that the expenditure satisfied the criteria in IAS 38 for recognizing such expenditure as an intangible asset। तो अगर रिसर्च का खर्चा होगा तो एक्सपेंस आउट होगा, डेवलपमेंट का खर्चा होगा तो कैपिटलाइज होगा। ठीक हो गया? पॉज दें आज। अब इसमें कुछ चीजें हैं, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें इसमें टेक्निकल हैं, तो आई डोंट वांट योर रिस्पॉन्स लाइक दिस कि मुझे ये नहीं समझ में आई कभी भी। F7 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, लेकिन जब आप SBR में जाओ तो एटलीस्ट ये ना बोलो कि सर ने पढ़ा तो दिया था लेकिन समझाया कुछ नहीं। मैं सिर्फ उस इंटेंशन से कर रहा हूँ कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ टेक्निकल एरियाज आ जाएंगे। मिसाल अकाउंटेंट ने कोई बंड मार दिया तो आपको पता होना चाहिए कि गलत कर रहा है। कभी कभी वो क्या करेगा, आपको इतना स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देगा कि आपको भी महसूस होने लगेगा कि ये कैपिटलाइज होना चाहिए। मिसाल मार्केटिंग की, और पहले जो कंपनी के प्रोडक्ट सेल हो रहे थे 1000, मार्केटिंग करने के बाद सेल 20,000 यूनिट्स पे चली गई, और उस मार्केटिंग कैंपेन पे कंपनी ने इतना खर्चा किया जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स बढ़ी और ब्रांड की वैल्यू बढ़ गई, और आइंदा आने वाले 5 साल तक इस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ गई। तो आपको थोड़े अरसे के लिए महसूस होगा इतनी मार्केटिंग काम की जिसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, तो कैपिटलाइज होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट किया आपने, और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कभी आप कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते। वो गुने से गाएगा, यस वो गुने से गाएगा, बताएगा ऐसे कि आपको एक लम्हे को लगने लगेगा कि स्टाफ को ट्रेन किया, पहले जो 1 घंटे में 2 यूनिट्स बनाते थे अब 1 घंटे में 10 यूनिट्स बना रहे हैं, और उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, 3 साल तक कहीं जा भी नहीं सकते और इसी तेजी के साथ काम करेंगे। उल्टा लर्निंग कब अप्लाई होगा और स्पीड से जाएंगे, तो कहीं आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ऐसी ट्रेनिंग तो फिर कैपिटलाइज होनी चाहिए। लेकिन IAS 38 के आगे ना आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकता हूं। अल्टीमेट जवाब नो है कि इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैन नेवर बी रिकॉग्नाइज्ड, मार्केटिंग कॉस्ट कैन नेवर बी कैपिटलाइज्ड, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैन नेवर बी कैपिटलाइज्ड। जब नेवर 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 है तो हमें एक्सपेंस आउट ही करना है, वो भले माहौल कैसा भी बना दे। क्या हमें महसूस होने लगे कि ये खर्चा तो कंपनी को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा, भले लेके जाए, होगा एक्सपेंस आउट। सिर्फ इतने हद तक टेस्ट करता है। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।